माय केमिस्ट फैमिली, ये है आपका पसंदीदा चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम, माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल हमने कंप्लीट की थी इस चैप्टर नंबर 2 की टेस्ट योर सेल्फ। आज हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे जिनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको बुक से बताऊंगी, जबकि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का मैंने एक PDF बनाया है, खुद लिखे हैं, तो वो मैं आपको वहाँ से रीड करके बताऊंगी। ठीक है, सो मूव ऑन टू आवर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द फर्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। उनका क्वेश्चन है कि इन सब में से किन चीज़ों ने प्रूव किया था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को। तो हमें पता है कि केनाल रेस जो थी उन्होंने प्रूव किया था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स को। ठीक है, कैथोड रेस ने किसको किया था? इलेक्ट्रॉन को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पेनिट्रेटिंग, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल्स। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि इन सब में ज़्यादा पेनिट्रेटिंग कौन सा है। तो इन सब में ज़्यादा पेनिट्रेटिंग हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट वाज यूज्ड बाय। हमें पता है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट है वो किस साइंटिस्ट ने दिया था? वो हमें दिया था बोहर ने। जब बोहर का एटॉमिक मॉडल आया था तो उसने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, और इनकी एक डेफिनेट एनर्जी भी होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल्स। कौन सी ऐसी शेल है जिसके पास 3 सब शेल्स होती हैं? तो हमें पता है जो M शेल है इसके पास 3 सब शेल्स होती हैं, जिसके अंदर होता है S, P और D। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट विच रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी। कौन सा ऐसा आइसोटोप है, रेडियो आइसोटोप, जिसको हम यूज करते हैं हमारे बॉडी के अंदर ट्यूमर के लिए? तो हमें पता है आयोडीन 131 इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ गायटर प्रेजरेन थायराइड ग्लैंड। ठीक है बच्चों, व्हेन यूरेनियम 235 ब्रेक्स अप इट प्रोड्यूसेस। देखें वो रिएक्शन कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है, टेस्ट योर सेल्फ में भी आया है, मैंने आपको बताया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में वो पूछेंगे डेफिनेटली कि यूरेनियम 235 ब्रेक करता है, उसका रिएक्शन क्या है और क्या प्रोड्यूस करता है। तो वो हमारे पास न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है जो कि होते हैं 3। ठीक है बच्चों, द P सब शेल हैज़, ये आपकी बुक पे इसका कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि P सब शेल जो होती है हमारे पास, उसके पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कैसे? ये देखो बच्चों, ये आप आगे जाके पढ़ोगे, ऐसे ऐसे और ऐसे। इसको कहते हैं PX, PY और PZ। पहले ये तीनों फिल होते हैं, उसके बाद जो हमारे पास जो पूरी P शेल है जिसको हम फिल करवाते हैं। ठीक है, 2 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जब इन तीनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो हमारे पास हमें पता है कि P सब शेल जो होती है वो अपने अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स रखती है। ठीक है, तो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये PX, PY, PZ। ये आप अपनी बुक पर भी ड्रा करते हैं फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है बच्चों, ओके, नेक्स्ट वन इज ड्यूटेरियम इज यूज्ड टू मेक वट टाइप ऑफ वाटर, लाइट वाटर, हैवी वाटर और सॉफ्ट वाटर। जो ड्यूटेरियम होता है हमारे पास वो हैवी वाटर की प्रोडक्शन के लिए हमारे पास यूज होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइसोटोप C12 इज प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ। हमने पढ़ा है कि जो आइसोटोप होता है हमारे पास कार्बन 12 वो अबंडेंस में होता है 98.9। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर 96.9, अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास 97 बनता है। ठीक है, 99.7 को राउंड ऑफ करें तो 100% बनता है। इधर सिर्फ हमारे पास 97.6 है, जिसको राउंड ऑफ करें तो हमारे पास 98 बनता है। तो इसका परफेक्ट जो आंसर है वो हमारे पास B है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन इज हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था? गोल्डस्टाइन, थॉमसन, नील बोर या रदरफोर्ड। हमारे पास जो प्रोटॉन था वो डिस्कवर किया था गोल्डस्टाइन ने। ओके बच्चों, अब हम सोल्व करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन लिखे हुए हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अपनी बुक के ऊपर लिख लें। ठीक है, और समझ आप अभी मुझसे लें। ओके, नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेज। कहते हैं कि क्या नेचर होती है चार्ज की जब वो कैथोड रेज के ऊपर होता है। हमें पता है जो कैथोड रेज होती है हमारे पास वो किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होती हैं? वो हमें हेल्पफुल होती हैं देने के लिए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैथोड रेज बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। सो कैथोड रेज, द नेचर ऑफ द कैथोड रेज इज नेगेटिव।
ओके बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैथोड रेज। आपने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ने कैथोड रेज की। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड। ये ट्रैवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में जो परपेंडिकुलर होते हैं हमारे पास कैथोड इलेक्ट्रोड के, ठीक है। उसके अलावा दे कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस सीधे पास से हमें पता है कि ये कास्ट करते हैं एक शार्प शेडो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वो सामने पड़ा हो उनके कैथोड रे इलेक्ट्रोड के, ठीक है। दे आर रिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट। ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे पास पॉजिटिव प्लेट के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये चीज़ शो करती है कि ये नेगेटिवली हैं चार्ज्ड। देयर इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, मैं इस तरह से सिर्फ रीड कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है ये। लाइट इज प्रोड्यूस व्हेन दिस स्ट्राइक द साइड्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। लाइट प्रोड्यूस होती है जब ये स्ट्राइक करती हैं साइड ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब से। The E/M ratio of these rays is same as that of electron obtained from an other source. Hence these rays are considered streams of or beams of electrons. अब मैंने आपको बताया कि EM of ratio कोई भी मतलब कि सोर्स यूज हो, डिस्चार्ज ट्यूब हो, कोई भी एलिमेंट यूज हो, ये हर एक से निकलती हैं और ये इस तरह से इसको हम कंसिडर करते हैं बीम या स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये फंडामेंटल पार्टिकल्स भी इसी वजह से हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एटॉमिक सिंबल ऑफ फॉस्फोरस इज अ फॉस्फोरस आयन इज गिवन एज फॉस्फोरस 31। देखो फॉस्फोरस 31/15 ये इसका एटॉमिक नंबर और सब ये ऐसे है फॉस्फोरस का, ठीक है। हाउ मेनी प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एटम। देखो यहाँ जो नीचे लिखा होता है हमारे पास ये क्या होता है, हमारे पास मास नंबर होता है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है हमारे पास, ये होता है एटॉमिक नंबर, ठीक हो गया। अब हमें पता है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे ना उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये तो हमारे पास बराबर आ गए। अब हमने फॉस्फोरस के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने कैसे करेंगे? 31 - 15 इज इक्वल टू 16। हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द आयन। आप ये बुक पे लिखा हुआ है आयन, वो आयन है 3-। जब फॉस्फोरस के अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास वो ऐड होते हैं। 3- का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो हमारे पास वो फॉस्फाइड आयन बनता है, ठीक है। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द आयन। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी ड्रॉ करेंगे। अब हमें पता है कि 15 जो होती है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसमें से 3 जो है ना हमारे पास हमने क्या किया है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 ये कितने हो गए हमारे पास 6 7 8 ये तो 10 हो गए हमारे पास, ठीक है। बाकी रिमेनिंग कितने रह गए 8 3s2 और 3p6। उसके अलावा उन्होंने पूछा है नेम द नोबल गैस विच हैज द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द आयन। सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी है? देखो मैं आपको दोबारा एक दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिखाती हूँ। 1s2 2s2 और 2p6 ये होगी 10। 10 किस गैस की होती है? 10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है नियोन की। आर्गन की यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं बताती हूँ कैसे आर्गन की। आगे 3s2 और 3p6 ये हमारे पास फॉस्फाइड आयन की होगी, ठीक है। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 18, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास किसकी सेम इलेक्ट्रॉनिफिकेशन है फॉस्फोरस आयन के साथ आर्गन की। कोई एमसीक्यूज भी आ सकता है बच्चों, इस हिसाब से इसको भी याद करना है, ठीक है। देन क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सबशेल विद एग्जांपल ऑफ ईच। शेल क्या होते हैं? द सर्कुलर पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। कोई भी सर्कुलर पाथ हो न्यूक्लियस के किसको हम कहते हैं शेल। इज आल्सो नाउन एज, इसको हम प्रिंसिपल एनर्जी लेवल भी कहते हैं और इसको हम कहते हैं ऑर्बिट भी। एवरी ऑर्बिट हैज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। हमें पता है कि बोहर के मुताबिक हर ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है दैट इज क्वांटाइज्ड। एग्जाम्पल क्या है? के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। देन हमारे पास है सब शेल। ईच शेल कंसिस्ट ऑफ सब शेल। हर एक शेल के अंदर फिर आगे भी सब शेल्स हैं, ठीक है, ये हमें पता है। द नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट इन अ शेल इज इक्वल टू इट्स शेल नंबर। सब शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, एग्जाम्पल एस पी डी। अभी मैंने आपको बताया था कि सब शेल्स जो होती है हमारे पास वो स्मॉल लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एस होगी, पी होगी, डी हो गया या एफ हो गया। Next question is an element has an atomic number 15. How many electrons are present in the M shell of an atom? ये हमने टेस्ट योरसेल्फ में भी किया और मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी करवाया था। ये मेरा नहीं ख्याल कि आगे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है कैसे हमारे पास M शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन आए हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं इसको। ये वाला तो मैंने आपको तरीका बताया था टेस्ट योरसेल्फ के अंदर K2 L8 और M5 इलेक्ट्रॉन, और इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम 3+। ये नेक्स्ट में हम करते हैं, लेकिन मैं इधर भी एक दफ़ा बता देती हूँ क्योंकि ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर भी है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, ठीक है। इस 3+ का मतलब क्या है? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो 3 इलेक्ट्रॉन जो हो गए हमारे पास रिमूव हो गए हैं, तो ये हो गया एल्यूमिनियम 10। तो 10 की कन्फिगरेशन कैसे होती है? 1s2 2s2 और 2p6 गिवन है। 1s2 2s2 2p6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी हमारे पास इसकी। और आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नीशियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 282, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हमारे पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक हो गया। इन विच सब शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन शेल इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, कहते हैं कि सब शेल के अंदर जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 3s के अंदर। आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लो या मैं आपको एक दफ़ा करके देती हूँ। क्या होता है 12 होता है ना मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 ये 10 हो गए और फिर 3s2 12 हो गए। 3 सबशेल के अंदर 3s सबशेल के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट हैं। आगे वाई मैग्नीशियम टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम क्यों करता है टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैग्नीशियम टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन टू द आउटर मोस्ट शेल इन ऑर्डर टू रिक्वायर द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियोन। क्यों कोशिश करता है, मैंने आपको बताया था कि हमारे सबसे पहला टॉपिक जो था हमारे पास वो यही था फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर कि क्यों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं, क्योंकि उन्होंने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेनी होती है। वो कोशिश करता है कि जल्द से जल्द 3s2 का ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे ताकि उसके जो पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाए वो नियोन के आगे। नियोन क्या है हमारे पास, नियोन हमारे पास एक नोबल गैस है और नोबल गैस जो होती हैं उनकी जो होती है हमारे पास स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हर कोई एटम जो होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो कोशिश करता है कि वो किसी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ले या उसका एटॉमिक नंबर ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द चार्ज ऑफ एन एटम व्हेन इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन और व्हेन इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि मैंने बहुत बार बताया जब वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो इट विल बी पॉजिटिव चार्ज और जब वो एटम गेन करेगा इट विल बी ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट पर्पस इज यूरेनियम 235 इज यूज्ड, यूरेनियम 235 इज यूज्ड टू गेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज लीड ऑन इट्स न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की मैंने कल डेफिनेशन आपको बता दी, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। इन विच अ लार्जर न्यूक्लियर ब्रेक्स इनटू 1 or 2 स्मॉलर न्यूक्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, A patient has goiter, how it will be detected, कैसे डिटेक्ट होगा। आयोडीन 131 हमें पता है कि यूज होती है इस चीज़ के लिए। थायराइड ग्लैंड प्रेफरेंशियली ऑब्जर्व आयोडीन के, थायराइड ग्लैंड होता है हमारे पास वो जल्द होता है हमारे पास आयोडीन को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। ये फीचर है थायराइड ग्लैंड का। आयोडीन 131 इज इंजेक्टेड इनटू द थायराइड ग्लैंड एंड टू टेस्ट द एक्टिविटी ऑफ द थायराइड। इनसाइड द थायराइड ग्लैंड द रेडिएशन डिस्ट्रॉयज कैंसरियस सेल मोर रैपिडली देन द नॉर्मल सेल्स। द कैंसर में बी एलिमिनेटेड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द हेल्दी पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। हमें पता है कि जब बीटा रेडिएशंस के थ्रू हम किसी भी कैंसरियस सेल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं तो साथ साथ वो बेशक इवन तो कि वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट ये है कि वो हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हो रही है उसको भी स्टंट कर देती है, रोक देती है। लेकिन आयोडीन 131 को जब हम लेते हैं तो हमें कोई बीटा रेडिएशन नहीं चाहिए होती, ठीक है। हम उसको मतलब कि एज अ मेडिसिन या टैबलेट ले रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जाके हमारे पास नॉर्मल सेल्स को कुछ नहीं करती है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करती, बेसिकली वो ट्रीट कर देती है कैंसरियस सेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉजिटिव रेज। हमें पता है पॉजिटिव रेज क्या है, हमारे पास प्रोटॉन है, इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो गिवन है, ये आप देख लें यहाँ से। ट्रैवल करते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू कैथोड रेज, क्योंकि कैथोड नेगेटिव होता है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये प्रॉपर्टी सिर्फ प्रोटॉन्स के अंदर होती है कि डिफ्लेक्ट कर जाते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर, ठीक है। दिस शोज दैट दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। These rays do not originate from the anode. These are produced when cathode rays or electron collide with the residual gas molecule present in the discharge tube. ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि हमारे पास कैथोड कैनाल रेज कैनाल रेज जो होती है हमारे पास वो किस तरह प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। आयनाइजेशन रिएक्शन की वजह से, आपको बुक पे गिवन भी है, वो भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। The mass of these positive particles was found almost the same as that of the atom of the gas used for their protection. ठीक हो गया। मैस जो होता है हमारे पास वो बराबर होता है उस गैस के जो कि हम यूज करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के साथ। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो पेपर में आना ही आना है ना, लिख लो आप बात अच्छे। डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, क्लासिकल मैक्सवेल थ्योरी के मुताबिक अ चार्ज पार्टिकल रिवॉल्विंग अराउंड अ पॉजिटिव न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अट्रैक्टिव फोर्सेस विल एमिट रेडिएशन कंटिन्यूसली, हमने पढ़ा था। इन एमिटिंग रेडिएशन द चार्ज पार्टिकल विल लूज एनर्जी, इट विल मूव क्लोजर एंड क्लोजर टू द न्यूक्लियर फॉलोइंग इट्स स्पाइरल पाथ, ठीक है। फाइनली इट वुड रीच द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियस विल कोलैप्स। If the electron emit energy continuously, it should form a continuous spectrum, but we know line spectrum was absorbed. Next question is that one, the last one. As long as electron remains in an orbit, it does not emit or absorb energy. When does it emit energy? Most important question ये भी है बोहर के बारे में, उसकी थ्योरी के बारे में। I mean कि इलेक्ट्रॉन कब इलेक्ट्रॉन एमिट और ऑब्जर्व कर रहा है एनर्जी, तभी कर रहा है जब वो जंप कर रहा है हमारे पास कहाँ से,
एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट, या फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। अब कब, जब वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसको एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो वो लेगा एनर्जी, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, क्योंकि नीचे वाला जो होता है हमारे पास लो एनर्जी वाला होता है ना, तो ऊपर जाने के लिए उसको चाहिए एनर्जी। लेकिन जब वो ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर तो हाई एनर्जी है, नीचे लो आने के लिए वो रेडिएट करेगा, एनर्जी देगा। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, ये मैं आपको वहाँ पीछे रीडिंग में नहीं लेकर जाऊंगी, मैं आपको यहीं से बता दूंगी कि ये हमने कहाँ पर पढ़ा था और ये कितना लिखना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड, राइट इट्स 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर आपका पूरा टॉपिक आना है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का पूरा टॉपिक आना है कि जे थॉमसन ने कैसे कैथोड रेज जो थी हमारे पास प्रोड्यूस की थी। ठीक है, और कैथोड रेज क्या थी हमारे पास, दरअसल वो हमारे पास एक पार्टिकल्स ही थे जो कि हमारे पास थे इलेक्ट्रॉन्स। और आपने इसके जो मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, वो सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं कि वो कास्ट करती हैं शार्प शेडो, कोई एक ऑब्जेक्ट उनके पास आ जाए सामने नजर के अंदर। ठीक है, उसके अलावा ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं। सारे जो है आपने इसके सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, सिर्फ 5 नहीं लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज इट प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। अब देखो यहाँ पर जब हम कैथोड रेज पढ़ रहे थे तो उसके बाद प्रॉपर्टीज के बाद एक कंक्लूजन वाला पैराग्राफ था, उसके अंदर लिखा हुआ है कि किस तरह हमने प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम है। मैं बताती हूँ आपको। उन्होंने बताया था कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आप बेशक जो मर्जी गैस यूज़ कर लें, ठीक है, कोई भी एलिमेंट यूज़ कर लें, तो ये उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट होती हैं कोई भी एलिमेंट के। ठीक है, ये प्रोड्यूस होती हैं। तो उन्होंने प्रूव किया था कि जो कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हर एलिमेंट में होते हैं, इस वजह से ये फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम है। ठीक है बच्चों, next question number 3 is draw a label diagram to show the presence of protons in discharge tube and explain how canal rays were produced। इसके अंदर आपने डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन वाला पूरा लिखना है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका रिएक्शन, ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, और आखिर में कंक्लूजन वाला पैराग्राफ भी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट एटम हैज अ न्यूक्लियस लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ एन एटम। इसके अंदर रदरफोर्ड की फुल डिस्कवरी आनी है। कैसे आनी है देखें, मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ ताकि आपको एक वैलिड आंसर भी लिखना आ जाए। अगर ये शॉर्ट लॉन्ग जो है वो शॉर्ट में आ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपने 9th के अंदर पूरी रीडिंग याद करनी होती है। ठीक है, और वो सिर्फ एक्सरसाइज में से आपको क्वेश्चंस नहीं देते हैं, ठीक है, वो आपको रीडिंग में से भी क्वेश्चंस देते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन इज हाउ रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट एटम हैज अ न्यूक्लियस लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ एन एटम। कि रदरफोर्ड ने कैसे डिस्कवर किया था कि एटम जो है वो न्यूक्लियस के सेंटर के अंदर होता है। कैसे डिस्कवर किया था, उसने हीलियम के पार्टिकल्स लिए थे, बोम्बार्ड किए थे, कुछ रिफ्लेक्ट कर रहे थे बैकवर्ड और कुछ फेयरली एट लार्ज एंगल्स। ठीक हो गया, इन दोनों की प्रेजेंस ने शो किया था कि जो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस होता है हमारे पास, एटम होता है वो न्यूक्लियस से भरा होता है, जबकि होल जो एटम होता है वो फिर एम्प्टी होता है। आपने इसकी प्रॉपर्टीज भी लिखनी है और इसका डायग्राम मस्ट बनानी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज one of the postulates of Bohr's atomic model is that angular momentum of moving electron is quantized. Explain its meaning and calculate the angular momentum of third orbit n is equal to 3। कल हमने जब टेस्ट और सेल सॉल्व की थी तो वहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज़ किया था, तभी वहाँ पर सेम न्यूमेरिकल था इस तरह का, mvr is equal to nh/2 ठीक है, हमने n की वैल्यू पुट करके हमने फर्स्ट ऑर्बिट के लिए भी mvr की वैल्यू, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकाली थी, हमने सेकंड के लिए भी निकाली थी। ठीक है, और मैंने कहा था कि आपने थर्ड के लिए खुद निकालनी है, कुछ भी नहीं करना है, mvr की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि हम mvr को कैलकुलेट कर रहे हैं हौली तौर पर। ठीक है, जबकि n की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे, h हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 JS। 2 हमारे पास कांस्टेंट है और पाई भी हमारे पास कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 3.14। अब इसको सोल्व कर देंगे तो हमारे पास n की वैल्यू 3 के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा। ओके बच्चों, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड बोहर प्रूव दैट एटम मस्ट एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर आपने एटॉमिक मॉडल बोहर का पूरा लिखना है, कैसे उसने प्रूव किया था कि एटॉमिक मॉडल जो था उसका, ठीक है, ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट सब कुछ। ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आ गया तो आपने इसका क्या आंसर लिखना है, आपने लिखना है कि बोहर की जो थ्योरी थी बेसिकली वो बेस्ड करी थी क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के ऊपर, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के ऊपर। जब इसकी थ्योरी जो थी बेसिकली वो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के ऊपर बेस करी थी। इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना हमारे पास किसी भी एटम के अंदर, वो एक अपने सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, और वो एनर्जी को तभी एमिट करते हैं जब वो मूव कर रहे होते हैं हायर टू लोअर और लोअर टू हाई ऑर्बिट। ठीक है, रेडिएट भी कर रहे होते हैं, एमिट भी कर रहे होते हैं, अब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि उसने कैसे प्रूव कर दिया कि एटम मस्ट एग्जिस्ट। जब
एटम्स जो हैं हमारे पास वो अपने हायर से लोअर की तरफ आ रहे हैं, मतलब कि इन्हीं ऑर्बिट्स में घूमी जा रहे हैं, तो वो कैसे न्यूक्लियस के अंदर आके गिर सकते हैं और मतलब कि एटम जो है हमारे पास वो कोलैप्स कर सकता है। रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी तो हमें यही कहती थी कि एटम कोलैप्स करता है क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते 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 आके न्यूक्लियस में गिर जाते हैं। लेकिन बोहर ने बताया कि नहीं, इनकी अपनी स्पेसिफिक एनर्जी होती है, ये हमेशा ही न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स व्हाइल राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। इसके अंदर आपका पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है टॉपिक आना है, इसके अंदर आपने लिखना है, ठीक है, और इसकी रिस्पेक्टिव एग्जांपल्स भी लिखनी है। ठीक हो गया बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले आप, ठीक है। उस पर आपने बताना है कि शेल्स क्या होती हैं, सब शेल्स क्या होती हैं, कितनी सब शेल्स हैं हमारे पास, कितनी शेल्स हैं। उसके बाद 3 पॉइंट्स थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिखे हुए आपकी बुक के ऊपर कि क्या क्या हमारे पास हेल्पफुल किस तरह होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके अलावा आपने 2 कोई भी एग्जांपल्स दे देनी है और उनकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर देनी है। योर आंसर विल बी कंप्लीटेड। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। डू दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं सोडियम के पास टोटल कितने हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है। सोडियम का होता है 11, मैग्नीशियम क्या होता है 12 और एल्यूमिनियम क्या होता है 13। ठीक है, ये एल्यूमिनियम वाला हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी किया है। जब सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है? सोडियम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास वो रिमूव हो गया, तो इसके पास आ जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10। मैग्नीशियम के ऊपर +2 है, इसका अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से गए हैं तो इसका आ जाएगा 10। एल्यूमिनियम के ऊपर से 3 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो इसका भी आ जाएगा 10। ठीक है, अब हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करनी है और उसके बाद करना है कि बाकी में इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो बच्चों, सोडियम की देखो, अब देखो इन तीनों के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो बेशक मैं एक ही कर दूं, सोडियम की कर दूं तो ये सेम आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है ना, देखो सोडियम की कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6 कंप्लीटेड। ठीक है, ये तो हमारे पास इनर शेल होगी के शेल। आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? ये वाले 2 2s2 2p6। तो इसका मतलब है इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं सोडियम के अंदर। सेम गोज फॉर मैग्नीशियम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं और एल्यूमिनियम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इनका जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास तीनों का सेम है। ठीक है बच्चों, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स इन द फील्ड ऑफ रेडियोथेरेपी एंड मेडिसिन। अब आपकी जो फर्स्ट 2 एप्लीकेशन है ना आइसोटोप्स की, आपने इसमें दोनों लिखनी है, रेडियोथेरेपी के लिए भी और बताना भी है रिस्पेक्टिव आइसोटोप्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं रेडियोथेरेपी के लिए, और मेडिसिन का इसके अंदर आपने बताना है कौन सी एज ए मेडिसिन यूज हो रही है, जैसे आयोडीन 131, और उसके अलावा बताना है कि आपने कि कैसे ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है इनका। आयोडीन 131 का आपका एक शॉर्ट भी मैंने करवाया, वहां से भी देख लें कि कैसे आयोडीन 131 का ट्रीटमेंट किया गया है कार्डियक को रिकवर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन आइसोटोप, डिस्क्राइब द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन विद डायग्राम। ठीक है बच्चों, आइसोटोप की आपने डेफिनेशन लिखनी है और इसके साथ आपने लिखनी भी है प्रॉपर्टीज कि कैसे इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा आपने आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आपकी बुक के ऊपर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन भी दिए हुए हैं और क्लोरीन भी दिए हुए हैं। ठीक है, उधर एक एटम बना हुआ है हाइड्रोजन का, ठीक है, दरमियान में न्यूक्लियस, और लिखा हुआ है प्रोटॉन जो है हमारे पास वो 1 है, न्यूट्रॉन 0 है प्रोटियम के केस में, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर घूम रहा है। ठीक है, ये डायग्राम है इसकी। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, और अपने चैनल का भी लाजमी ख्याल रखें।